Good morning, everyone. Welcome once again to another book launch event. My name is Kushangi and I am the host for today, representing Adhyan Books. आशा करती हूँ कि आपको हमारे नए ऑथर से मिलना और उनके बारे में जानना पसंद आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज हम जिस किताब के बारे में करने वाले हैं, उस किताब का नाम है नर्चरिंग योर माइंड्स और इस किताब की ऑथर हैं डॉक्टर देवीना अरोड़ा। Dr. Devina Arora is the founder of Gokul Preschool and Gokul Academy, an educational hub for all ages. She is an educator, counselor, and brain development expert with over 25 years of experience in teaching and teacher learning training. Her work focuses on holistic education, child development, and the integration of Indian values with modern pedagogy. She believes in empowering teachers and parents to create a world where learning is joyful, purposeful, and rooted in compassion. Let's welcome Dr. Devina. नमस्ते मैम। Hello, ma'am. कैसे हैं आप? ग्रीटिंग्स। अब अच्छे हैं, थैंक यू। Congratulations, your book Nurturing Your Minds is officially launched on Amazon. थैंक यू मैम। तो मैम कैसा लग रहा है आपको अपनी बुक ऑफिशियली Amazon पर लाइव देखकर? एक्चुअली मैम ये बुक मेरे हार्ट को बहुत टच करती है, क्योंकि ये वो टाइम का इंस्पिरेशन है जब पैंडेमिक था, कोरोना हम्म था। तो हम्म सब लोग एक ही कमरे में बंद होके रह गए थे और उधर पेरेंट्स अपने काम में बिजी थे, सबको एक टेंशन लगी रहती थी हर चीज की। और वो टाइम पे मैंने इतना एंग्विश देखा, इतना बच्चे इधर वो हो रहे हैं सब। तो वो टाइम पे मुझे मैं मेरे अंदर जो टीचर है वो तो था ही, और स्कूल भी ओपन था, पर ऐसे जब बच्चों को देखते थे या किसी से फोन पे बात हो रही थी तब ये टाइप का महसूस हो रहा था कि ये कुछ अगर ऐसा बुक हैंडबुक हो पेरेंट्स के पास या टीचर्स के पास, तो अगर ये अवेयरनेस पहले से हो तो हम्म ये टाइम जो कोरोना में जो बच्चों के साथ हुआ वो शायद हम्म नहीं हुआ होता। तब मुझे ये इंस्पिरेशन मिला और मैंने फिर ये बुक लिखना स्टार्ट किया। ओके। तो आपको कैसे लगता है कि ये बुक पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए हेल्पफुल है? मैं एक्चुअली क्या है मैम कि एक जो सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, पेरेंट्स के बीच में और टीचर्स के पास। और सबसे पहली बात ये है कि जब बच्चा बॉर्न होता है, तो वो फर्स्ट उसको जो ध्यान देने वाले हैं, उनको केयर करने वाले वो पेरेंट्स होते हैं। वो हुँ, 1 ईयर, 2 ईयर तब तक तो पेरेंट्स के संरक्षण में ही रहता है मतलब। फिर वो टीचर्स के पास स्कूल में आता है या केयर टेकर के पास जाता है। तो वो टाइम पे एट दैट टाइम इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स को भी ये चीज़ का नॉलेज हो कि बच्चा, जैसे कि अगर सपोज़ आज एक वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है हुँ, ना? वैसे ही अगर ये बच्चे के बारे में पेरेंट्स को पहले से थोड़ा पता हो, उनका बिहेवियर, उनका जो साइकोलॉजी है, ये सब। एक्चुअली इसमें क्या है, हर एक कंपनी का अलग-अलग सिस्टम होता है। अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन, पर ये बच्चे के साथ में कैसा है कि अगर हम इनका साइकोलॉजी ये सब अगर पेरेंट्स थोड़ा-सा जान जाते हैं, तो उनको इनिशियली स्टेजेस पर भी बहुत फ़ायदा होता है इससे, इस वजह से। और हुँ, जैसे ही वो स्कूल जाएँगे, तो स्कूल जाने में जो टीचर्स उनके साथ जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, अगर थोड़ा-सा सिंक्रोनाइज़ेशन पेरेंट्स के साथ भी है, पेरेंट्स मतलब फादर, मदर, तो वो इस हुँ, तरीके की एक्टिविटीज़ कुछ घर पे भी करते हैं, तो बच्चों को काफ़ी होलिस्टिक डेवलपमेंट मिलता है। हाँ जी, ओके। So what is the core message you wish every reader takes away from this book? देखिए, ये फॉर किड्स आल्सो फॉर केयरटेकर, किड्स आर एवरीवेयर, है ना? हमारे नेबरहुड में भी है ना? ग्लोबली एवरीवेयर किड्स विल बी, यू विल फाइंड एवरीवेयर। इवन द हुँ, नेबरहुड विल हैव अ किड, इवन द पेरेंट्स, एंड ऑलवेज पेरेंट्स विल नॉट बी अवेलेबल टू टेक केयर ऑफ द किड। हुँ, सो अगर कभी वो बाजू में जा रहे हैं, नेबरहुड में है या फिर वो स्कूल में है, तो एनीवन हु नोज अबाउट द किड, क्योंकि आवर इंडिया और एनीवेयर ग्लोबली, किड्स आर द हुँ, फ्यूचर ऑफ दिस नेशन और अर्थ, वी कैन हुँ, से। तो जब यस, उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली किया जाता है, इवन एवरीवन अंडरस्टैंड्स
कि ये बच्चा क्या है, कैसे उसको ग्रो करना चाहिए, तो उनके सामने बोलने से पहले, उनके सामने कोई बिहेवियर करने से पहले, वो सब थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चा है तो मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए उसके सामने, हुँ, है ना? हुँ, नहीं तो अगर अभी कैसा होता है फॉर टाइमिंग व्हेन आई हैव ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर, मैंने ये सब देखा है कि बच्चा वो कोई ध्यान नहीं देता है ज़्यादातर। नो वन इज़ पेइंग सो मच अटेंशन कि मुझे बच्चा है तो उसके सामने कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उसके पास ये जो इम्प्रिंट्स है ना, जैसे कि सीमेंट में एक बार एक इम्प्रिंट हो गया, तो वो ये इम्प्रिंट उसके माइंड में हमेशा के लिए रह जाते हैं। हुँ, है ना? उसके दिमाग में चलता रहेगा कहीं न कहीं, जो भी उसने सुना है, देखा है ना? तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ कि अगर हर एक रीडर ये हर एक इंसान इसको रीड करता है, तो वो टीवी में भी वो टाइम पे वो चीज़ नहीं देखेंगे, जो बच्चों हुँ, के सामने नहीं देखनी चाहिए, हुँ, ऐसे। वो चीज़ें वो इस वर्ड स्पीक नहीं करेंगे, जो बच्चों के सामने हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे आर द फ्यूचर। इन्होंने भी कहीं एडल्ट ने भी कहीं सीखा ही है ये सब। हुँ, है ना? तो पर हम चाहते हैं, कोई भी बड़ा ये नहीं चाहता कि बच्चों पे ऐसा सब अनुभव हो उनको, दे हुँ, एक्सपीरियंस सच थिंग्स। तो हुँ, अगर ये वहाँ पर ये रुक जाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि सब अवेयर हो गए कि अब हमें ये चीज़ बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, या वो ऐसे वर्ड्स हमें नहीं बोलने चाहिए। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं उनके साथ। ऑलराइट। So, how does your book align with the NEP 2020 and India's new education vision? Actually, I'm really obliged to our Prime Minister, हुँ, श्री नरेंद्र मोदी सर। उन्होंने हुँ, इतना अच्छा ये जो एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया है। हुँ, बिकॉज़ ऑफ दैट सभी जगह पर जो आइडिया है बच्चों को बड़ा करने का, उनको टीच करने का, उसके अंदर इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ये जो उनका एनईपी पॉलिसी में ये जो ध्यान दिया जा रहा है, उसमें जो 5 लेयर्स होती है, हुँ, पंचकोश। ये हुँ, पंचकोश जो है, ये हमारी अ, एंशिएंट फिलॉसफी है, जिसके बेस पे ये पूरा डिज़ाइन किया गया है एनईपी। तो ओके, इसमें जो अन्नमय कोश बोलते हैं फिजिकल बॉडी, उसमें जैसे खाने-पीने पे हमने ध्यान दिया बच्चे के ऊपर, है ना? प्राणायाम कोश ये होता है एनर्जी लेयर, है ना? हुँ, इसमें जैसे फिजिकल हमने एक्सरसाइज कराई बच्चों को। मनोमय कोश मतलब मेंटल उनका इमोशनल लेयर, हुँ, वो चीज़ होती है। और एक विज्ञान कोश है जो उनकी क्यूरियोसिटी को ध्यान देता है, और एक है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब क्या होता है कि वो बच्चा हैप्पी हो पहले, उसका ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि वो हैप्पीनेस है ना, वो पीस ऑफ माइंड इनर कोर, अगर उसका वहाँ पर ध्यान दिया गया, तो हुँ, बाकी की सब चीज़ अलाइन हो जाती है। तो ये जो उन्होंने एक एनईपी जो फाउंडेशन दिया है, ये हम इसके ऊपर अपना जो भी करिकुलम है वो बेस करेंगे। हुँ, उससे अभी यही नहीं है कि सिर्फ़ हमें पढ़ाई देना है, ओपन योर बुक, क्लोज़ योर बुक, वो मेथड नहीं है। हुँ, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है बच्चों के। तो यहाँ पर पहले उनका माइंड कैसे पीसफुल हो, कैसे एक कनेक्शन हो, फिर हम बच्चों का करेक्शन की बात करें कि भई हमें उनको करेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों को वो पीसफुल स्टेज में ले जाया जाए, है ना? फिर ये सारे चीज़ के ऊपर जैसे कि हमने उनको एक्सरसाइज़ कराई, उनका क्यूरियोसिटी को हमने जो बच्चों में ऑलरेडी होता ही है, पर हमें उसको कैसे हैंडल करना है वो क्यूरियोसिटी को, कि वो क्यूरियोसिटी उनका बंद ना हो जाए, मतलब वो स्टॉप ना हो जाए। हुँ, ये ये चीज़ हम ये एनईपी के में ही के द्वारा सैटिस्फाई होता है। तो अगर ये एनईपी नेशनल लेवल पे है, मैं तो कहती हूँ ये ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए, मेरी हुँ, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो क्या है कि ये हर एक स्कूल में हर एक जो टीचर है वो ये इन्हीं के ऊपर उनका करिकुलम डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि करिकुलम फ्रेमवर्क में भी ये सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन एवरीडे में है। तो अगर ये चीज़ होता है, जो चल ही रहा है इसका कामकाज, तो इट इज़ सो गुड कि बच्चों का जो फ्यूचर है ये, क्योंकि बेस इनका ये 8 इयर्स में ही होता है ना? बेस ये फाउंडेशन इयर्स हैं जो 0 टू 8 इयर्स हैं।
अगर वो Hmm. ही संभल जाएगा, तो बस बच्चों की पर्सनैलिटी विल बी वेरी नाइस। What part of this book is closest to your heart as an education? सी मैम, ये एक-एक वर्ड, ईच वर्ड इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट एक्चुअली, क्योंकि Hmm. इतना प्रैक्टिकल मेथड और सब, इतना मैंने उसको इमोशनली और सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, एग्जांपल्स इसके अंदर लिए हैं, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट ईच एंड एवरी वर्ड। बट हाउएवर इफ आई थिंक अबाउट इट, तो मुझे इसमें कल्चरल इवेंट्स हमें कैसे करना चाहिए, क्या है, वो वो एक पार्ट है जो मेरे क्लोजेस्ट है। बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो यहाँ पर क्या है, जो मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज है, जो पारसीज है, एवरीवन कम टुगेदर और हम ये कल्चरल इवेंट करते हैं। और रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, नेशनली नेशनली ये जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाते हैं। तो ये बुक में भी मैंने ये दिया हुआ है कि हमें किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करते हुए ये कल्चरल इवेंट सेलिब्रेट करना चाहिए, कि वन नेशन वन किड, अगर इस टाइप का सेलिब्रेशन होगा, तो पहले से ही ये जो क्रिश्चियन, ये मुस्लिम, ये चीज का जो अभी आता है माइंड में, वो नहीं आएगा। बच्चे पहले से हिल-मिल के सबके साथ रहेंगे और सारे सेलिब्रेशन साथ में करेंगे। अभी क्या होता है कि ये बड़े बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद ये छुट्टियाँ, दीज़ हॉलिडेज़ विल कम ऑन दीज़ ओकेजन्स। तो हम Yes. लोग ये सब हॉलिडेज़ होने से पहले ये सारे कल्चरल इवेंट अगर हम थोड़ा-सा बच्चों के सामने ही उनके साथ में मिलके करें, तो ये सब इंडिया में कैसे-कैसे सब लोग अपना-अपना सेवइयाँ मना के, मुस्लिम्स कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिश्चियंस Hmm. क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदूज़ कैसे अपना दिवाली फेस्टिवल कर रहे हैं, या पारसीज़ कैसे करते हैं, ये सिख्स कैसे करते हैं। ये सब अगर हम साथ में करें और बच्चों को भी इसका आइडिया आए, तो ये दिस विल गिव अ वेरी गुड अपब्रिंगिंग। Yes. सबको आपस में एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता भी चलेगा। यस मैम। Right. So, can you share one real classroom story that inspired a chapter? I have given one uh, this laboratory art as a laboratory. So Okay. this is one of the real time this event that happened, experience that happened Hmm. in the class only। तो Hmm. बच्चों को ये वर्क कलर्स जो है, वाटर कलर्स जो हम छोटे बच्चों को कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, ऐसा हो जाता है बिकॉज वो लोग कभी थोड़ा बहुत मैसअप कर देते हैं वाटर कलर्स के साथ। तो जनरली कभी दिया जाता है कभी नहीं दिया जाता है ऐसे। पर अगर इफ वी डू इट प्रॉपरली, Hmm. ये उनके साथ में वन हैंड ये कपड़ा लेकर, है ना, क्लीन करने का, वाटर थोड़ा-सा अरेंज करके अगर ये सब करके किया जाता है, तो बच्चों का जो आत्मा है, ये हैप्पी हो जाता है। They do it very creatively and they like to mix the colors and form new colors, है ना? तो आई हैव मेंशन्ड ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उनको। और हम जो ऑलरेडी एक वैक्स कलर या पेंसिल कलर्स देते हैं बच्चों को, और अगर हम वाटर कलर के साथ ही इस तरीके की एक्टिविटीज कराते हैं, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और इसी तरीके से मैथमेटिक्स का भी अगर हम एक्टिविटी बेस्ड लेते हैं और एक लेबोरेटरी वर्क थोड़ा कराते हैं, तो इट इज वेरी गुड फॉर द किड्स डेवलपमेंट। ग्रेट। सो आपकी बुक में 20 आर स्ट्रेटेजीज लिखी हैं, तो क्या आप उनके बारे में बता पाएंगे? ये सो गुड मैम, ये 20 आवर्स स्टडीज मैंने स्पेशली फॉर द टीचर्स किया है, कि अगर उनके पास हैंडी रहता है ये, तो बच्चों का सुबह का जो रूटीन उनको किस तरीके से स्टार्ट करना है, और Hmm. एट द एंड ऑफ द डे कैसे Hmm. उनको इंट्रोस्पेक्ट करना है ना? और कैसे उनको अगर कुछ चेंजेस लाने हैं अपना जो, क्योंकि उनको हर बार टीचर को है ना पहले से ही अपना डे का प्रिपरेशन करना पड़ता है।
So Hmm. if they would like to make any changes in their curriculum, uh, thinking about it कि क्या रहा, बच्चों को क्या क्यूरियोसिटी थी, आज मैं कुछ चेंज करना चाहूँ करूँ, तो मैं क्या चीज़ चेंजेस करूँ अपने क्लास में, है ना? क्या Hmm. ऐड ऑन करना चाहिए मुझे, है ना? और दिन का डेली रूटीन का शुरुआत कैसे करना है मुझे, है ना? और ये सारा इसके अंदर ये 20 आवर स्ट्रैटेजी में है। वो रीड करने के बाद अगर इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं या ये अपना जहाँ पर भी टीचर अपना काम करते हैं वहाँ पर एक इसका कट एंड पेस्ट कर लेते हैं उसका ज़ेरॉक्स निकाल के या जिस तरीके से भी प्रैक्टिकली Hmm. और घर पे भी एक इसका रख ले तो 20 आवर स्ट्रैटेजी से ये इनके जो एवरी डे में इफ द इनकलकेट इट विल a very good handout for them. उनको कामनेस, पीसफुल तरीके से आगे कैसे करना है और बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द टीचर्स। Great. How can parents apply these learnings at home? Actually, when kids are in the school, they are Hmm. only for 4 to 5 hours, and rest of the time they are at home. So if parents also read it and uh, pay attention, and these activities can be done at home also. So if they are done under the guidance of the parent, वो बुक निकाल के सिर्फ होमवर्क कराना है वैसा नहीं, बट दे कैन डू अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। अगर वो पेरेंट्स ऐसा एक्टिविटी कराते हैं एंड देर इज अ कनेक्शन फॉर करेक्शन, सो बोथ फादर एंड मदर एंगेज देमसेल्व्स विद द चाइल्ड, और ये एक एंगेजमेंट पर्पसफुल होता है ना? तो टेक अवे बच्चों के पास भी काफी अच्छा रहता है, और पेरेंट्स भी समझते हैं कि मुझे मॉरल डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए बच्चों का, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर नाउ कि वो उनको किस तरीके से हैबिट्स इंकलकेट हों, है ना? कैसे बच्चा एक अच्छा सिटीजन बन पाए, कैसे मॉरल डेवलपमेंट हो उसका। तो इसके Hmm. लिए इसमें काफी टेक अवेज हैं कि कैसे स्टोरीज से उसको क्रिएटिवली पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, Mhm. और सांस्कृतिक जो बच्चे का डेवलपमेंट है ना वो बहुत अच्छा होगा इससे। Yes, agree. So, what advice would you give to young teachers entering this field? According to me, uh, this ancient philosophy like has been forgotten। जो पंचकोश है इसको अगर हम टीचर्स इनवाइट करते हैं, है ना? और इसको वेरी डिलिजेंटली फॉलो करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ही जो बिहेवियर है, जो अपने पर्सनैलिटी में ले आते हैं, एंड दे ऑल्सो पीसफुल रहने की कोशिश करना, प्राणायाम करना, थोड़ा-सा एक्सरसाइज करना, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सब बच्चों के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है और खुद के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। तो अगर और कैसे हमें कोई स्टोरी करनी चाहिए, ये यंग टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा इस स्टोरी में बोर हो जाएगा अगर उसको बहुत ही क्रिएटिवली नहीं किया गया तो। तो अगर Hmm. ये सारी चीज़ें यंग टीचर्स को आ जाए, तो ये हैंडबुक बहुत काम आएगी, मतलब बहुत अच्छी तो फ़ैसिनेटिंग तरीके से टीचर्स प्रेज़ेंट करेंगे बच्चों के सामने, और ये बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनके ब्रेन पे करेगा। How do you balance discipline and learning in early education creatively? Actually, what is it that discipline is utmost important for the kid. Discipline and what, ma'am? Discipline and creativity in Creativity, early right? education. Yes. Yes. Discipline is utmost important for the kid, but however, uh, more important is the connection. क्योंकि अगर हम बच्चे के साथ में वो कनेक्शन बना पाएंगे, है ना, तो हम वो डिसिप्लिन भी बहुत अच्छी तरह से लाएंगे। तो जो क्रिएटिविटी है, जो इनके साथ में एक्टिविटीज करना है क्रिएटिवली,
वो हाँ, अगर पहले हो और फिर डिसिप्लिन बाद में हो, तो हुँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन देता है बच्चों को और बच्चे जल्दी से मान भी जाते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ एक कनेक्शन आ गया होता है, तो बच्चे बहुत हैपीली बात मानते हैं और काम करते हैं और अगर हम पहले ही डिसिप्लिन उनके ऊपर वो कर देते हैं कि भई आपको ये डिसिप्लिन में रहना है, ऐसा करना है, यही करना है, तो हुँ, वो बहुत नर्वस हो जाते हैं और हैपीली कोई भी नहीं काम करेंगे। पर अगर हम उनको क्रिएटिवली और समझा के अंडरस्टैंडिंग से काम करें, भई आपको एक लाइन में जाना है, तो आपको हुँ, वो लाइन और क्यों क्यों ज़रूरी है ना? आपको लग जाएगी, आपको वो लाइन बनाना और अगर हम ये सारी चीज़ें बच्चों को बताएँ, पहले उनको ये चीज़ समझाएँ कि भई क्या इससे फ़ायदा होता है। तो हुँ, वो डिसिप्लिन में मेक अ लाइन ऐसा कहेंगे और वो डिसिप्लिन में बच्चों को बोलेंगे तो वो बच्चे इमीडिएटली वो फ़ॉलो करेंगे। क्योंकि उनको पता चलेगा कि अगर हम ये चीज़ नहीं फ़ॉलो करेंगे तो किसी भी बच्चे को धक्का लग सकता है, पुश करेंगे वो बच्चे को कहीं न कहीं या वो मेरे फ्रेंड्स ही हैं, जिनको कहीं न कहीं लग जाएगी। दे विल हुँ, गेट हर्ट, दे आर देयर हुँ, ओन फ्रेंड्स। तो वो बच्चे पता चल जाएगा उनको कि ये नहीं अच्छा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दे विल ऑलवेज़ गो इन अ लाइन जबकि अगर हम उनको डाँट के और इस तरीके से बोलेंगे कि नहीं आपको लाइन में ही चाहिए, ये करिए, तो बच्चे के अंदर जो एक नॉटीनेस है ना वो पहला कहेगी नहीं अभी मेरे को टीचर ने बोला है तो मैं थोड़ा-सा करके ऐसा सब करता हूँ, पुश करता हूँ, आगे जाने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, वो नॉटीनेस उनके में पहले आ जाती है हाँ, ना? जबकि अगर हम उनको समझाते हैं, कनेक्शन करते हैं तो जो टीचर ने बोला होता है और वो समझ गए होते हैं, तो हमेशा वो लाइन में जाने की ही कोशिश करेंगे। हुँ, ऐसे। तो अभी जो हम देखते हैं ना कि इतना सारा जब टेम्पल्स है उसमें एक-दूसरे को पुश करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जब वो एडल्ट हो जाएँगे ना तब भी वो पुश नहीं करेंगे कभी किसी को, क्योंकि हुँ, उन्होंने सीख लिया है ये पहले, हाँ जी। ऐसे। How do you balance discipline and creativity? You told you मतलब explain it very nicely. So next is what role do emotions play in a child's learning journey? Actually मैम इमोशंस प्ले अ वेरी बिग रोल इन द child's अपब्रिंगिंग। Hmm. अभी क्या है कि हम जब उनको समझाते हैं, कभी-कभी हम जैसे पेरेंट्स भी समझा रहे हैं घर पे, है ना? तो उनको हाई पिच में ज़ोर से बोल के समझाना, है ना? उनका जो बैलेंस होता है दिमाग का, Hmm. पहले वो बैलेंस ही बिगड़ जाता है। क्योंकि उनको जो ये इतनी हाई पिच है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। दे डोंट लाइक इट। तो सबसे पहला क्या है कि इफ अ चाइल्ड इज बिकिंग बिकमिंग मेसी, अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा जिद कर रहा है और कभी कुछ चीजें फेंक दे रहा है ना हाँ, अपने टेबल पे से अपने जो शूज हैं वो जोर से पटक रहा है या कुछ लेट रहा है तो उसको है ना इमिडिएटली हम डांट रहे हैं या एप्रीहेंड कर रहे हैं वो करने के बजाय उसको पहले कूल डाउन होने दें। कूल डाउन होने के बाद उसको हमें ओके आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन, आई कैन अंडरस्टैंड आपके क्या दौरान से गुजर रहे हो, आपको ये नहीं दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है क्योंकि उसमें अभी इतना ताकत नहीं है, ही इज अ चाइल्ड और हम एडल्ट हैं हमारे में बहुत ताकत है तो वो समझता है कि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है तो मुझे अपनी चीज कोई भी बात मनवाने के लिए इस तरीके का प्ले करना पड़ेगा या मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, है ना? बिहेवियर ऐसा ऐसा करूँगा तो ही वो मेरी बात मानेंगे, है ना? इसीलिए वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। फिर अगर उनको कूल डाउन होने दिया जाए और उनको फिर उसके बाद क्यों ऐसा उसने बिहेव किया Hmm. और वो क्यों कहा उसको अंडरस्टैंडिंग दी जाए कि भई अगर आप इस तरीके से उसको मत करो, ऐसा करो, है ना? तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए समझ जाएँगे। Hmm. नेक्स्ट टाइम वो इस टाइप का बिहेवियर नहीं करेंगे, जो वो उन्होंने अभी किया और उन्होंने ये जब ऐसा बिहेवियर करते हैं, तो जो पेरेंट है या जो केयरटेकर है या जो भी टीचर है, वो उनको बोलेंगे कि भई आप देखिए, इस समय है ना, जब भी ऐसा कुछ आपके दिमाग में आता है, तो पहले तो लॉन्ग ब्रीथ करिए, है ना? और उसके बाद आप
5, 4, 3, 2, 1 ऐसा काउंटिंग करिए, है ना? और उसके बाद आप सोचिए कि मैं वो अपनी बात कैसे प्रेज़ेंट करता हूँ, है ना? और तो मेरी बात मानी जाएगी। तो ऐसे फर्स्ट टाइम में हमें इतना अच्छा शायद हो सकता है रिज़ल्ट ना भी मिले, है ना? सेकंड टाइम, थर्ड, लेकिन अगर हम रेगुलरली ये टाइप से उसको समझाएँगे तो आप देखेंगे कि फिफ्थ टाइम में डेफ़िनेटली उसको ये रिज़ल्ट मिलता है। पेरेंट्स को, टीचर्स को या केयरटेकर को। फिर ये उनको पता चल जाता है कि मेरी बात मानी जाने वाली है, तो मुझे ये बिहेवियर नहीं करना है, तो भी मेरी बात मानी जाएगी, ऐसे। Great. Do you think modern parenting supports or challenges holistic growth? Modern parenting, only one thing is there, what I would like to say, the screen time. Hmm. The screen time, because modern parenting, what happens, there is very less time, and Hmm. there is a nuclear family everywhere. So there is a time where the parent is not able to give this much support to the kid. तो कहीं पर भी वो अपने आप स्विच ऑन करते हैं, भई आप ये फ़ोन ले लो, है ना? और देख लो, मैं अभी अपना काम कर लेती हूँ, और कभी होता है कि वो फ़ोन देने के लिए एकदम एब्सोल्यूटली नो कर देते हैं। तो Hmm. बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मुझे कब फ़ोन देखना चाहिए, अभी तो मना कर रहे हैं, अभी मुझे दे रहे हैं, तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। स्क्रीन टाइम के लिए भी ऐसे। तो वहाँ पर बच्चे को अगर मुझे हैंडल करना अच्छी तरीके से आता है, तो यहाँ पर मुझे वो टाइम पे फ़ोन अपने आप ही देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये स्क्रीन टाइम हम उसका पहले से बोल के कॉर्डियली बता दें कि भई आपको म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर कि ये टाइम आपको मिलेगा और आप Hmm. ये चीज़ें देख पाओगे। स्क्रीन टाइम भी आपको इतना टाइम मिलेगा और इतनी चीज़ आप देख पाओगे, इतना ड्यूरेशन। तो उनका स्क्रीन टाइम में भी उनको दे विल लर्न आउट ऑफ दैट। उनको लर्निंग होगी उनके स्क्रीन टाइम में, और फ़ोन देखेंगे तो भी उनको लर्निंग होगा। और ज़बरदस्ती हम उनको वो टाइम पे मैनेज करने के लिए फ़ोन देंगे, और फिर हम उनको जब उनको फ़ोन चाहिए होगा तो हम मना करेंगे। वो जो बिहेवियर है ना, वो हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँ। तो ये यहाँ मॉडर्न पेरेंटिंग में यहाँ पर हमें थोड़ा, अगर हम अपडेट हो जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंडली कि अगर वो टाइम पे हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं बच्चों पे, अगर हमें पहले से पता है, तो हम कुछ केयरटेकर या कोई और चीज़ वो टाइम पे हम अ, उसका अरेंजमेंट कर लें पहले से ही, तो दैट वुड बी माइट बी वेरी गुड फॉर। और अगर हम अपना कोई फ्रेंड है या नेबरहुड में हम बता दें कि भई इस तरीके से हमें थोड़ा-सा हेल्प चाहिए, तो वहाँ वो चीज़ अच्छी रहती है कि उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए बच्चे को वो टाइम पे जब वो अकेले हैं। यस मैम, यही मैं How? Huh. यस। How can teachers avoid burnout while nurturing your minds? हाउ कैन टीचर्स? How can teachers avoid burnout while nurturing young minds? Yes, definitely, ma'am. Actually, I have in this 20 hours also, 20 hours, in that also I have mentioned, and initially also I have mentioned these ideas, wherein there is a time for themselves. Hmm. हर एक टीचर को खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, हर दिन में, और उनको एक क्रिएटिविटी खुद के लिए करना, और थोड़ा-सा प्राणायाम और एक्सरसाइज़ खुद के लिए करना, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर। उनको अपनी हॉबी, क्योंकि वो टीचर स्कूल के लिए टाइम निकाल रहे हैं, है ना? जहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उन पे वो इम्पैक्ट ला रहे हैं। तो उनका भी काम होना, उनका भी एक Peaceful mind. बिहेवियर अच्छा होना, उनका एक डिसिप्लिन होना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो ये अ, एक बार ये रीड करेंगे बुक टीचर्स, तो उनको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएँगे कि वो बर्नआउट कैसे वो कर्टेल कर सकते हैं, और इन्हीं में से वो अपनी एनर्जी को किस तरीके से
और एनर्जाइज अपने आप को कर सकते हैं यही एक्टिविटीज में से। क्योंकि जब टीचर ये उनको डिसिप्लिन में लाके बहुत डांटेगी नहीं और ये इन्हीं में से उनको क्रिएटिविटी आएगी, तो वहां पर उनका बर्नआउट होगा ही नहीं। क्योंकि जो वो दे विल एंजॉय टीचिंग किस तरीके से। तो उनको जो ये बर्नआउट होता है क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं आ रहा है बच्चों में, वो बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जहाँ ये कश्मकश रहती है ना वहाँ पर ये जब ये बुक रीड करने से थोड़ी-सी क्रिएटिविटी आएगी, थोड़ा-सा उनको समझ में आएगा कि बच्चों को हमको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो हाफ बर्नआउट तो वहीं से रुक जाएगा। और थोड़ा-सा ये मैंने उनको किस तरीके से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, खुद थोड़ा प्राणायाम कैसे करें और थोड़ा हॉबीज बिल्डअप करें, वो भी इसमें मैंने थोड़ा-सा दिया है। अगर वो आता है तो वो उनके लिए हेल्दी हो जाएगा, मतलब बर्नआउट उनको नहीं होगा ऐसा होगा। हुँ, वो अपनी सारी मतलब लाइफ पूरी लाइफ जो घर पे जाके भी सपोज़ पेरेंट्स के साथ है या हस्बैंड के साथ है या इन-लॉज़ के साथ है, वो भी बहुत हैपीली लिव करना स्टार्ट कर देंगे। great. So, what does education with heart mean to you personally? एजुकेशन With heart. विद हार्ट, यस। इफ वी आर इनटू इट, अगर हम ये पूरा एक होलिस्टिक तरीके से अपना बिहेवियर रख रहे हैं एज अ टीचर, तो उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है ना? तो ये डेवलपमेंट, वो जो उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है, जहाँ उनको पेरेंट्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके फैमिली में से भी उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है, उनको कोऑपरेशन मिल रहा है। क्योंकि उनको पता है, पेरेंट्स को भी पता है कि वो अगर अपना डिवोट कर पाएँगी अपना टाइम हैपीली स्टूडेंट्स के साथ, तो कितना स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही अगर उनके घर में भी ये चीज़ पता है कि वो टीचर है और उनको ये कितना महत्वपूर्ण काम करने के इम्पोर्टेंट काम करने के लिए स्कूल जाना है ना? अगर इनको कोऑपरेशन घर पे भी मिलेगा और सब साथ में मिलके ये करेंगे, हेल्प करेंगे, तो ये जो हमारा फ्यूचर है हमारे स्कूल का, जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर है, ये बहुत ब्राइट होगा। इसलिए ये बहुत हार्टिली टच करता है टीचिंग, है ना? और अगर इसमें कोऑपरेशन सबका मिल जाता है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू एवरीवन। Okay. So, thank you so much, Dr. Devina, for sharing your inspiring journey and insights with us. And thank you, everyone, joining this book launch event today. थैंक यू एवरीवन, अध्ययन बुक्स को भी थैंक यू बोल रही हूँ। Nurturing Your Mind is a comprehensive guide for teachers and parents of children aged 2 to 8. It offers practical strategies for language development, critical thinking, motor skills, value education, and inclusive classrooms. Drawing from Indian philosophy and modern child psychology, Dr. Devina bridges ancient wisdom and contemporary teaching methods. The book encourages teachers to see themselves not just as educators but as divine guides who shapes futures with patience, love, and vision. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more amazing author interactions and book launch events from अध्ययन बुक्स। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे एक और नए बुक लॉन्च इवेंट के साथ।